हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ पर कुछ सीरीज चला रहे हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, ये मिक्स क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में हम आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो ये सीरीज उन क्वेश्चनों पर है जो रात मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किए थे। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर इन क्वेश्चनों पर वीडियो बनाइए, तो उसी डिमांड पर मैं वीडियो के माध्यम से इन्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं, पहला सवाल है आज हमारा, क्वेश्चन नंबर 129। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले। एक को मिल रहे हैं कितने? 62% वोट मिले। आगे कह रहा है वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतलब इतने ज़्यादा वोट मिले होंगे, तो 35,640 से जीत रहा है। तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा इसके साथ, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 38%। दूसरे को कितने मिले होंगे? 38%। अब मैं इसे अनुपात बनाऊं तो इसे मैं काटूंगा और इसे भी काटूंगा, तो 31 बार कटेगा 2 से, और ये कितनी बार कटेगा? 19। तो अनुपात के फॉर्म में कितने का आ गया? 31 और 19 का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो इन दोनों में अंतर ही कितने का? 12 का। और ये कितनी वैल्यू है? 12 की वैल्यू कितनी है? 35,640। क्योंकि जो पहला कैंडिडेट है वो दूसरे को हरा रहा है, तो कितनी वोटों जीत रहा? 35,640। तो एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? फर्स्ट 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है? 35,640। अब मुझे कुल वोट लगानी है। तो कुल वोट आपके दिमाग में 100% होगा कि 100% कुल वोट होंगे? नहीं। तो आपको कुल वोट कितना लेना है? 31 और 19 को जोड़ना, तो कितना आएगा? 50। तो कुल वोट निकालना, मुझे कुल वोट निकालना है। तो 12 की वैल्यू ये आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 35,640 बटे 12। 35,640 बटे 12। अब मुझे निकालनी है कुल वोट। तो कुल वोट कितनी है मेरी? 50। कुल वोट है मेरी 50। अब मैं इसे काटता हूँ, तो मैं काटूँगा तो 2 से काटूँगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। अब 6 से इसे डायरेक्ट काटूँगा तो 6 पंजे 30, 6 नाम 54, बचेंगे 2, 6 चौक 24 और 0। अब आपके 59 40 की गुना और 25 की गुना करेंगे तो 0, 25 चौका 100 की 0, हासिल 10, 25 निम्मा 225 और 10, 35 का 5 हासिल 23, 25 पंजे 125, 125 और 23 कितना हो जाएगा? 148। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? तो 1,48,500। तो कुल वोट कितनी थी? 1,48,500। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 35 प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए, मतलब पहले चावल था 25, अब कितना हो गया? 30। तो बढ़ा कितना? 5 रुपये। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो 25 से 30 हो गए, तो मुझे वापस से 25 पे लाना, तो कितना कम करूँगा? 5। और कहाँ से करूँगा? 30 से। तो नीचे क्या रहेगा? 30 और इंटू आ जाएगा 100। तो मतलब कितना आ गया? 50 बटे 3। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% मुझे कम करना पड़ेगा खर्च। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? ए। तो नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। मतलब कोई वस्तु बेची, तो जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है CP के 1/4, मतलब 1/4 के बराबर उसका प्रॉफिट है। तो P और CP का मैं रेशियो लगा लूँ तो कितना आ जाएगा? 1/4। मतलब P कितना है? 1, और CP कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 4। P मतलब प्रॉफिट, लाभ, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 4 है। अब क्या कह रहा है, यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है SP क्या होता है? SP होता है CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। तो उसने बेचा कितने में? 375 में, 375 में। और C और P की वैल्यू कितनी है? 5। मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 375। और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 75। 1 की वैल्यू आ गई 75। तो मुझे क्या बताना है? CP कितना? 4। तो CP लगा लूँगा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 75। तो CP आ जाएगा 75 इंटू 4, तो 300 रुपये आपका क्या है? वस्तु का CP है। वस्तु का CP कितना? 300 रुपये, ऑप्शन C। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है? 24 के 3/5 में का 40% क्या है? मतलब 24 का 3/5 का 40% बताना है। तो 40/100। तो इसे काटूंगा 2 और ये आ जाएगा 5। ठीक। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 24 थी 72 दूनी 144, 144 बटे कितना आ जाएगा?
25, 144/25। मैं यहाँ पर 4 की गुना कर दूँ और ऊपर भी 4 से गुना कर दूँ। 4 से गुना क्यों करिए, नीचे 100 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट लगा दूंगा। डायरेक्ट क्या कर दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 का 6 और 4 चौक 16 और 1 17 का 7, 4 और 1 5। तो नीचे 100 है, दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.76। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आंसर कौन सा है आपका, बी। तो नेक्स्ट सवाल है, एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं, 870 रुपये अधिक मिलते हैं। जब भी ऐसा कौन सा सवाल हो कि पहले लाभ पर बेचा गया तो लाभ में बेचने पर हानि पर बेचने की अपेक्षा ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस को जोड़ देंगे। तो 6% प्लस 6%, तो कितना हो जाएगा, 12% आ गया। और 12% की वैल्यू कितनी है, 870। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 870। तो मोबाइल का फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य मतलब सीपी बताना, सीपी होगा 100%। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 870/12। और मुझे सीपी बताना, सीपी क्या होगा मेरा 100%। तो 100 से मैंने गुना करा तो 25 और नीचे कितना आ गया 3। अब 3 से मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 और 0 इंटू 25। तो कितना, 25 निम में 2 से 25 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 2 22, 72। तो कितना आ जाएगा, 7250। तो आंसर कौन सा, 7250। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेच दी, मतलब समान मूल्य पर बेच दी। तो पहली घड़ी को बेच रहा 15% की हानि पर, तो पहली को बेच रहा 15% की हानि पर। 15% का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितना आएगा, 3/20। मतलब 20 की वस्तु उसने 3 का लॉस से बेच दी, 3 के लॉस से मतलब 17 में उसने बेच दी होगी। अगला 19% के लाभ पर बेचता है, तो 19/100, इसका फ्रैक्शन बनेगा 19/100। मतलब 100 की वस्तु कितने में बेच दी, प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, तो 119 में बेच दी। कितने में बेच दी, 119 में। जबकि SP बोल रहा है वो बराबर, तो ये SP है और ये वैल्यू क्या है, CP। तो SP बोल रहा बराबर, SP यहाँ पे 17, यहाँ पे क्या है 100। तो मैं बराबर करूँगा तो यहाँ पे कितने गुना कर दूँ, 17 119 को काटता है तो 17 7 119। तो 7 की गुना यहाँ पर, तो 7 की गुना यहाँ पर होगी। तो CP कितना आ गया, तो नया जो CP आया वस्तुओं का, तो CP 7 दूनी 14 मतलब 140 ही आ गया। और नीचे कितना है 100। जबकि CP कितना बोल रहा है, 480 बोल रहा है। तो दोनों को CP कितना है आपका 240। 240 की वैल्यू कितनी है, 480। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब पूछा क्या, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, 140। तो 140 के गुना 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 280। दूसरे का कितना 100, तो दूसरे का कितना आ जाएगा 200। तो एक घड़ी का 280 और दूसरी का क्या है 200। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 में खरीदे। मतलब 100 संतरे खरीद के लाया, कितने खरीदे, 100 संतरे कितने में खरीदे, 80 रुपये में खरीदे। ठीक। अब आगे कह रहा है 20 संतरे उसमें सड़े हुए निकले, तो 20 उसने फेंक दी, तो बचे कितने 80। अब उसे 80 में 80 के संतरे पड़े, 80 रुपये में 80 संतरे पड़े, तो मतलब एक का एक संतरा पड़ा। तो कह रहा तो 25% के लाभ के लिए शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचे। अब 80 रुपये से वो 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 25% मतलब 125। 100 तो है ही ये वैल्यू अपने आप में, तो 125 के 25% तो जुड़ेगा, तो 125/100। तो मैं इसे काटूंगा 5 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 20, 20 पंजे 100। मतलब 80 संतरे कितने के बेचेगा वो, 100 के बेचेगा। तो एक संतरा का रेट क्या आएगा, तो एक संतरे का रेट आएगा आपका 1.25 प्रति संतरे। 1.25 प्रति संतरे वो बेचेगा। एक संतरे का रेट निकल पाएगा 1.25। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार 60 में 100 संतरे, सॉरी ये डबल सवाल सेव हो गया है, नहीं ये वो दूसरा। चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 60 में 100 संतरे खरीदता है। मतलब 60 रुपये में कितने संतरे खरीद रहा है, 100 संतरे। 60 रुपये में 100 संतरे।
वह 15% परिवहन पर व्यय करता है, 15% परिवहन पर व्यय करता है। उसके बाद कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे किस मूल्य में बेचेगा। तो उस 20% का लाभ कमाने के बाद जो विक्रय मूल्य होगा मुझे वो बताना। तो देखते हैं। तो 60 रुपये के संतरे खरीद के लाया, 100 खरीद रहा, 100 ही बेच रहा है। और उस पर 15% एक्स्ट्रा खर्च हो गया, किसका, परिवहन का, तो 115 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, मतलब ये 15% जो आ रहा है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था। तो प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ेगा और लॉस है तो 100 से घटेगा। तो ये डिटेल में जब मैं चैप्टर चलाऊंगा वहाँ पे समझा दूंगा। तो 60 रुपये में 15% का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 115। अब वो 20% का लाभ लेना चाहता है तो 120/100। तो ये आ गया 100 संतरों का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो 1 2 जीरो ख़त्म, और ये आ जाएगा 4 3 12, और ये आ जाएगा 25। मैं 5 से काटूँ ये 5, और ये कितना आ जाएगा 23। ठीक, तो 6 3 18, 18 थी 54 का 4 हासिल 5, और 18 दूनी 36, और 5 कितना आ जाएगा 41 बटे क्या रहेगा 5। अब मुझे ये का भाग देना 5 से, तो मैं इसमें 2 से गुना कर दूँ, ऊपर भी 2 से गुना कर दूँ, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऊपर हो गया 828, और नीचे कितना है 10, तो 82.8 आपका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है 10 रुपये प्रति दर्जन के दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती हैं। मतलब 10 प्रति दर्जन का रेट कितना है, 10 रुपये प्रति दर्जन। कितने दर्जन ला रहा है वो, 10 दर्जन। तो टोटल कितने खरीद के लाया, 100 रुपये की चॉकलेट खरीद के लाया। अब क्या कह रहा है, और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेच दिया जाता है। तो 2 रुपये नग, मतलब एक चॉकलेट, एक दर्जन में 12 नग हैं। कितने नग होते हैं, एक दर्जन में 12 नग। तो कितने दर्जन लाया था, 10। तो 10 दर्जन लाया और 12 चॉकलेट थी एक में, तो कितनी बननी है, 120 चॉकलेट बनी। और प्रत्येक को 2 की दर से बेच रहा है, तो कितने की बेच जाएंगी, 240 के बिच की। अब आगे कह रहा है यदि व्यापारी को किराए पर 50 खर्च करने पड़े, मतलब एक्स्ट्रा खर्च और है कितना 50, तो वो तो सीपी में ही जुड़ेगा, जो खर्च होता है वो क्या होगा सीपी में जुड़ेगा। तो लागत कितनी आई टोटल 150 रुपये। 150 रुपये में चॉकलेट पड़ गई उसे, और बेच कितनी गई 240 की। तो उसका प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, सीपी एसपी ज़्यादा, ये क्या सीपी, और ये है आपका एसपी। तो सीपी एस प्रॉफिट कितना हुआ 90 का। कितने से कितने लगाए थे 150, और इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, तो इंटू कितना आएगा 100, तो कितना 2 और ये 3, और ये आपका आ जाएगा 30, 30 दूनी 60। तो प्रॉफिट है उसका 60%। प्रॉफिट कितना है 60%। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा, ए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे के प्रारंभिक अनुपात। शक्कर को मैं 100 लिखूँगा, शक्कर को क्या लिखूँगा 100, और ए को लिखूँगा, आटे को लिखूँगा ए। तो यहाँ पर क्या है, पहले 9 किलोग्राम शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात कितना है 2 है और 7 है, 2:7 है। जॉन अधिक शक्कर मिला देता है, जॉन ने अधिक और अधिक शक्कर इसमें डाल दिया, तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, नए मिश्रण का अनुपात हो जाता है 2:5। तो कितना शक्कर जॉन ने बाद में मिलाया था। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि एक ही वैल्यू को, एक ही चीज़ को मिला रहा है और दूसरा का मान बदल रहा है, तो वो गलत होगा। तो दूसरे का मान हमेशा समान रहना चाहिए। जब एक ही चीज़ डाली जा रही है तो दूसरा हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर आटा 7 है, नीचे हो गया 5, तो उसको तो हमने छेड़खानी नहीं करी थी, तो वो बराबर होना चाहिए। तो इसे हमें बराबर करना है। तो आटा हमें बराबर करना है, तो 5 के गुना कर दूंगा ऊपर और 7 के गुना कर दूंगा नीचे के मानों में। तो नया अनुपात आएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये आएगा 14, और ये कितना आएगा 35। ठीक, पहले जो था, अब हमारा आटा बराबर है, शक्कर बदल गई। यहाँ पे भी दिख रहा है कि हाँ शक्कर बढ़ी थी, पहले 10 है, अब कुछ मिलाई तो कितना होगी 14 होगी। लेकिन पहले जो मिश्रण है, पहला मिश्रण है 45, कितना है 45, लेकिन वास्तव में मिश्रण कितना था 9 किलोग्राम। कितना था 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम की वैल्यू मतलब ग्राम में पूछ रखा था, 9 किलोग्राम कितना होता है 9000 ग्राम। 9000 ग्राम। एक की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम। एक की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम। तो ये 200 बार काटेगा इसे। ठीक, अब ये पूछ रहा कि शक्कर मिलाई कितनी, शक्कर बढ़ा कितना, 10 से 4 हो गया, 10 से 14 हो गया, मतलब बढ़ा 4। तो शक्कर बढ़ी हुई शक्कर कितनी आ जाएगी 200 × 4, तो 200 × 4
तो आपका आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 800 ग्राम मैंने और एक्स्ट्रा शक्कर मिलाई थी, तो ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 305 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, जो फर्स्ट भाग है उसका कितना 3/7 बराबर है दूसरे का 2/3 बराबर है तीसरे का 4/5 के। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो इनको मैं सभी को 1 के बराबर मान लेता हूँ, या फिर जब भी इनका अनुपात बनाओगे तो जब भी अनुपात की फॉर्म में बदलते हैं और ऐसे बराबर में हो तो ये पलट जाते हैं। तो कितना आ जाएगा 7/3 7/3 अनुपात 3/2 अनुपात 5/4। तो ये मान पलट जाएंगे। क्यों पलटते हैं? क्योंकि इनकी बराबर 1 रख लेंगे तो इनकी तुलना कर देती है। फर्स्ट का 1 से तुलना कर दी, सेकंड की 1 से तुलना कर दी, तो वो मान चेंज हो जाएंगे और ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, अनुपात की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, तो ये अनुपात की फॉर्म में, और अनुपात कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता। तो नीचे वालों का क्या मैं लूँगा, एलसीएम लूँगा। तो नीचे का एलसीएम हमारा 12 और सभी में कितने से गुना कर दूंगा, सभी में 12 से गुना कर दूंगा। कितने से 12 से गुना। तो ये काटेगा इसे 12 को 4 बार, तो 7 चौक 28। जो फर्स्ट आया उसका अनुपात कितना है 28। ये काटेगा 6 बार, 6 तिया 18, इसका कितना आएगा 18। ये काटेगा इसे 3 बार और 3 पंजे 15। तो इनका क्या आया है निकल के अनुपात आया। इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। अनुपात होता है जब संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं हो, मतलब HCF की मतलब HCF की फॉर्म में वो पहुँच जाए, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, अनुपात की फॉर्म में वो चली जाए। तो यहाँ पर ये उनका अनुपात आ गया। अब इसका योग ही क्या होगा 305 के बराबर। तो टोटल का योग कितना बैठ रहा है 61। 61 की वैल्यू कितनी है 305 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पूछा क्या है उसने, तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्या है मेरा 15, तीसरा क्या है मेरा 15। तो 15, तो थर्ड को बताना है, थर्ड का हिस्सा तो मेरा 15 ही आया है। तो 15 पंजे 75, 1 की वैल्यू 5 तो 15 की वैल्यू 75। तो तीसरे का हिस्सा क्या है मेरा 75, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं। कितने रुपये हैं 60 रुपये, जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया, मतलब सिक्के की फॉर्म क्या है 1 रुपया, और 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक, किस अनुपात में है वो 1 रुपये के 5 अनुपात है, 50 पैसे का कितना 6 और 25 का कितना 8। अगर आपकी जेब में 1 रुपये के 5 सिक्के पड़े हैं तो कितने रुपए होंगे 5 रुपये होंगे। आपकी जेब में 50 पैसे के 6 सिक्के तो आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं 3 रुपये होंगे। आपकी जेब में 25 पैसे के 8 सिक्के तो कितने रुपये होंगे आपकी जेब में 2 रुपये। क्योंकि 4 25 सिक्के के 4 सिक्के जोड़ोगे जब जाके 1 रुपये बनेगा। तो यहाँ पर रुपये में बदल लिया हमने, सिक्कों किस में बदल दिया रुपये में बदल गया। तो यहाँ पे सिक्के कितने आए, तो रुपये कितने आए 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, टोटल रुपये थे 60, और 1 की वैल्यू कितनी आ गया 1 बराबर मेरा आ गया 6। अब पूछा गया उसने, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 8, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 8 × 6, तो कितना आ जाएगा 48। 48 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 48, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा कर देता है। मतलब यहाँ पर लिखना है हमें, एक्स किसी काम का 25% 20 दिन में कर देता है, मतलब 25% हिस्सा 20 दिन में कर रहा है, तो 100% कितने में कर देगा, तो ये दिमाग लगाना है। तो 25% की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 गुना, तो ये 4 गुना 80 दिन में कर देगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25% काम 20 दिन में कर रहा है, तो पूरे 100% काम कितने में कर रहा होगा 80 दिन में कर रहा होगा। कितने दिन में कर रहा होगा 80 दिन में। आगे वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो 25% काम तो एक्स ने कर दिया, बचा कितना 75%। तो 75% काम एक्स और वाई ने मिलकर कितने दिन में कर दिया 15 दिन में। तो यहाँ पे भी मैं एक्स वाई और एक्स को निकाल लेंगे कितने दिन में कर देंगे टोटल काम को। तो 75% काम कर रहे हैं वो 15 दिन में, मुझे 100% लगाना है, तो 100% काम करेंगे वो 20 दिन में। तो 100% काम करेंगे वो 20 दिन में। तो एक सेकंड, तो वाई एक्स 100% काम कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वाई एक्स की वैल्यू है आपकी, वाई एक्स की वैल्यू है
20 दिन में, मतलब 20 दिन में वो पूरा काम कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इनका काम निकालूँ तो काम एलसीएम आ गया 80, इसकी क्षमता आई 1 और इनकी आई 4, मतलब एक्स वाई की क्षमता कितनी है 4, एक्स वाई की क्षमता कितनी है 4, ठीक, और x की कितनी है 1, तो इसका मतलब y की क्षमता जो होगी, y की क्षमता होगी 3 और x की क्षमता है 1, जब भी जाके दोनों कितनी मिल रही है 4 मिल रही है। अब पूछ रहा है तो उसी काम को y अकेले कितने दिन में कर देगा, तो काम कितना है मेरा 80, काम कितना 80, कराना किससे y से, तो y की क्षमता कितनी है 3, तो कितने दिन में कर देगा 26 सही 2/3 दिन में, ठीक। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा, सी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल ये है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है, तो इस सवाल को मैं ऑप्शन से करूँगा, बेसिक से काफ़ी लंबा जाएगा, तो देखते हैं ऑप्शन से कैसे होगा। तो इसमें सैंड्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 60 दिन में कर देते हैं। तो सैंड्रा को मैं एस लूँगा, सैंड्रा प्लस म्यूरी को एम, सैंड्रा प्लस म्यूरी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं 60 दिन में, मतलब दिन ले रहे हैं 60, और मैंने 60 दिन लिया और मान लिया कि एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं, तो उनका टोटल कार्य भी आ गया, वर्क आ गया टोटल 60। तो इनकी क्षमता जो आ गई, पावर जो आएगी, तो पावर मान ली मैंने 1 आ गई, क्योंकि एक दिन में एक कर रहे हैं, दोनों की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक, इतना बस ध्यान रखना। अब आगे कह रहा है, हालांकि म्यूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है, मतलब उसने म्यूरी ने अकेला काम शुरू करा और 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मतलब 60 काम का 1/3 हिस्सा 20 काम करके निकल गई, 20 काम करने के बाद चलेगी। उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेला पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों को 150 दिन लगे, मतलब पहले म्यूरी ने 1/3 काम किया, मतलब 20 काम किए, चली गई। उसके बाद जो बाकी का 40 काम बच रहा वो सैंड्रा ने करा, और इस दौरान जो पूरा समय लगा सैंड्रा और म्यूरी को वो 150 दिन लगे। कितने दिन लगे 150 दिन। अगर म्यूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया हो, तो यहाँ पर जो क्षमता है म्यूरी की जो पावर है, तो ये ध्यान रखना है, म्यूरी की जो पावर है वो सैंड्रा से अधिक है, जो म्यूरी की पावर है वो सैंड्रा से अधिक है, तो ये सेटिस्फाई भी आपको बाद में करना है। तो आगे पूछ रहा, अगर म्यूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिन में उस कार्य को अकेले कर सकती थी, तो ये बताना है कि अकेले सैंड्रा कितने दिन में उस कार्य को कर सकती थी। तो ये सगले जो ऑप्शन होंगे सैंड्रा के हैं, सारे ऑप्शन किसके हैं, सैंड्रा के, ठीक। तो इसमें से मुझे ऑप्शन उठाना है, टोटल काम कितना मेरा, पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है मेरा 240, टोटल काम है 60 में से 240 दिन उसे करने में लग गए, 60 कार्य को करने में सैंड्रा को कितने लग गए 240 दिन। तो यहाँ पे मैं क्षमता निकाल लूँगा, तो क्षमता आ गई मेरी 1/4, तो सैंड्रा की क्षमता 1/4 है, जबकि दोनों कितनी 1, तो मैं म्यूरी की लगा लूँगा, 1 में से घटा के तो म्यूरी की आ जाएगी मेरी, यहाँ पर म्यूरी की क्षमता आएगी 3/4। तो क्लियर है, म्यूरी ज़्यादा और सैंड्रा कम है, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि हमें कार्य कराना है, तो क्या करा, म्यूरी तिहाई काम को करके चली जाती है, तिहाई काम करेगा मतलब 20 कार्य करके चलेगी, तो 20 को जब मैं 3/4 से भाग करूँगा तो 3 नीचे रह जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो 3 से मैं इसे काटूँगा कितना आ जाएगा, तो 3 से ही पूरा नहीं कटेगा, मतलब पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आपका आंसर नहीं है, मतलब 150 दिन है, दोनों मिलकर 150 दिन में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंटों में आंसर आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे पॉइंटों में आंसर दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ को, तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 180 मैंने ऑप्शन उठाया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 उठाया, तो ऑप्शन 2 मैं उठाता हूँ। तो इसमें क्या है कि सैंड्रा 180 दिन ले रही है, कितना कार्य करने के लिए, उसने 60 कार्य करने के लिए कितने दिन लिए 180 दिन लिए, तो यहाँ पे क्षमता कितनी आ गई 1/3 क्षमता आ गई, 1/3 सैंड्रा की क्षमता है 1/3, तो म्यूरी की क्षमता में इसमें 1 में से घटा दूँ तो कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि म्यूरी तिहाई काम को कर देती है, तो म्यूरी ने तिहाई काम 60 का तिहाई काम मतलब 20 काम कर दिए, कितनी क्षमता से 2/3 से, तो 2 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 10 30, तो कितने दिन आ गए 30 दिन में वो फिनिश कर देगी। इसके बाद मैं सैंड्रा का लगा लूँगा, तो सैंड्रा 40 काम, शेष काम को सैंड्रा कर रही है, तो 40 काम बचे, कितने बचे 40 काम, कितनी क्षमता से करेगी 1/3 से, तो 1 नीचे रहेगा 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो सैंड्रा के दिन कितने आ गए
120। अब 120 म्यूरी ने कितने दिन ली हैं 30 और सैंड्रा ने ली 120 और टोटल दिन जो आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 150। तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब म्यूरी ने तो ली 30 दिन और सैंड्रा ने ली 120, तो कितना हो गया टोटल 150 दिन। तो दोनों कितने दिन में कर देती हैं 150 दिन में कर देती हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन का तरीका, नहीं तो बेसिक से काफ़ी लंबा है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसी टाइप का दूसरा सवाल है, मैं उसे भी कराऊंगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सैंड्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सैंड्रा और म्यूरी ने एक कार्य किया 60 दिन में, तो मैंने 60 दिन मान लिया। प्रत्येक दिन मान लिया एक काम कर रहे होंगे, तो काम भी कितना 60 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि म्यूरी अकेले काम करते हुए एक कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। तो म्यूरी ने अकेले काम शुरू करा और तिहाई कार्य करके निकल गई। तिहाई कार्य कितना होगा, मतलब 20 कार्य करके निकल गई। उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेला पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों को 150 दिन में कार्य पूरा किया। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिन में कार्य पूरा किया। पहले म्यूरी करके फिर सैंड्रा। अब आगे कह रहा अगर म्यूरी सैंड्रा से तेज काम करती है, मतलब म्यूरी की क्षमता सैंड्रा से अधिक है, तो सैंड्रा कितने दिन में उस कार्य को अकेले कर सकती है। ये जो ऑप्शन होंगे सगरे सैंड्रा के हैं। तो सैंड्रा 60 काम को, टोटल काम को पूछ रहे हैं, टोटल काम को सैंड्रा कितने दिन में कर देगी। तो 240 रखा, नहीं आया। 180 रखा जाओ हमने, तो सैंड्रा 60 काम को कितने दिन में कर रही है 180 दिन में। तो सैंड्रा की क्षमता हुई 1/3, जबकि दोनों की क्षमता कितनी है 1 है। तो 1/3 सैंड्रा की, तो म्यूरी की कितनी रह जाएगी 2/3 रह जाएगी। तो म्यूरी की क्षमता कितनी आ गई 2/3। म्यूरी ने कार्य कितना करा था 20 कार्य करा था, तो क्षमता कितनी है 2/3 रखूंगा मैं नीचे, तो 3 ऊपर पक्षांतर हो जाएगा, तो कितने आ गए 30 दिन में। उसने तिहाई कार्य कितने दिन में कर दिया होगा म्यूरी ने 30 दिन में। अब सैंड्रा की बारी आई, तो शेष कार्य सैंड्रा 20 इसने कर दिया, तो 40 ये कर रही होगी। क्षमता क्या है सैंड्रा की 1/3, तो 1 नीचे रह जाएगा 3, तो सैंड्रा ने लिए होंगे 120 दिन। तो कुल मिलाकर कितना आ गया 150। तो हमें ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला हमें सेटिस्फाई करना है कि कितने दिन में कर रहे हैं 150 दिन में कर रहे हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन का लॉजिक। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये तो बेसिक से ही होगा, और मैं देख रहा हूँ इसका कोई निकल सकता है लॉजिक, तो मैं बेसिक से इसे कराऊंगा। तो इसमें कह रहा बीजू की आयु शंभू की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है। तो यहाँ पे शुभम का ज़्यादा जिक्र है, तो शुभम को मैं मान लूँगा, शुभम को मैं एस लेकर चलूँगा। क्या लेकर चलूँगा एस। तो शुभम की आयु है एक्स, ठीक। शुभम की आयु कितनी है एक्स। और फिर कावेरी शुभम की आधी है, तो कावेरी मतलब के लूँगा, तो कावेरी क्या आ जाएगी x/2। तो कावेरी कितनी आएगी x/2। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है, तो आमिर को लूँगा मैं a, तो कावेरी उससे 10 वर्ष छोटी है, तो आमिर हो जाएगा x/2 + 10। आमिर हो गया x/2 + 10। अब आगे कह रहा है, तो आगे देखना अब हमें, ठीक। तो बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से, तो बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से। तो जो बीजू की आयु है शुभम की आयु का 3 गुना, ठीक। तो बीजू की आयु मान ली हमने y, तो बीजू की आयु मान ली हमने y, तो b बराबर मान लिया y। तो बीजू की आयु शुभम की आयु से, तो जो शुभम की आयु के 3 गुना, तो 3x कर लिया, से कितना 28 वर्ष कम है। तो ये एक्स्ट्रा 28 वर्ष, तो इसमें से मैं 28 घटाऊंगा, तभी जाके बराबर होगा। तो इक्वेशन बन के आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आई है। तो आगे बोला है शुभम की आयु आमिर की आयु से, जो शुभम की आयु है, तो शुभम की आयु क्या है x, शुभम की आयु आमिर की आयु है x/2 + 10, x/2 + 10। आमिर की आयु का 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। से क्या है 16 वर्ष अधिक है, तो ये 16 वर्ष अधिक है, तो इधर ये 10
16 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब ये इक्वेशन जाके बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरा यहाँ पे x अगर मैं निकालने लगूँ तो x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80। ठीक, तो मैं इसे सॉल्व करने बैठूँ तो 20 प्लस x बटे 2 और इनटू में आ जाएगा 4/5। एक सेकंड रुको, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, दोबारा देखते हैं। ये इतना इक्वेशन मैंने हटा दिया क्योंकि जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो बीजू की जो इक्वेशन थी, तो बीजू मान लिया मैंने y, तो y बराबर आ रहा था x मतलब 3x, 3 गुने से कितना माइनस क्या हो जाएगा 28। ये इक्वेशन आ रही थी फर्स्ट, 3x माइनस 28। ठीक, अब आगे बोल रहा था, आगे देखना कि शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। तो जो शुभम की आयु है, शुभम की आयु है x, और जो आमिर की आयु है तो x/2 प्लस 10, ठीक, के 4/5 से ये वाला पार्ट अब भी 16 अधिक है तो 16 इधर आपका जुड़ेगा। ठीक, तो इतना हमें करना था। तो मैं इसमें इसकी गुना कर देता हूँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4x/10 और प्लस कितना आ जाएगा 40/5। ठीक, 40/5 और प्लस कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका आ जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 32, और इधर हो जाएगा आपका 10x, सॉरी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40x/10 और ये कितना आ गया 24 प्लस 24 प्लस क्या आ गया 24, ये 8 8 16 24। ठीक, तो यहाँ पर ये इसे इधर ले जाऊँगा 10 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 240 आएगा। 240 में से इधर 10 में से मैं फिर क्या आपका आ गया इधर 10x और माइनस इधर आ गया 4x और बराबर आ गया 240। अब x 6x बचेगा, कितना बचेगा 6x। अब 6x बराबर कितना आ गया आपका 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ रही है 40। मतलब x क्या था हमारा, शुभम था, तो शुभम की आयु कितनी आ रही है 40। तो ये तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोबारा से मैं इसे मिटा रहा हूँ तो ब्रेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, या फिर दोबारा से देख लो। तो यहाँ पर जो शुभम की आयु थी आमिर की आयु का मतलब बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना, तो शुभम की आयु को 3 गुने से 28 वर्ष कम थी, तो 28 वर्ष इधर से घटा दी तो ये बराबर हो गया। आगे कह रहा था शुभम की आयु आमिर की आयु से, शुभम की आयु आमिर की आयु से आयु के 4/5 का 16 वर्ष अधिक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 40। अब मैं इसे मिटाता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 40। तो यहाँ पे शुभम जो है वो कितना 40 निकल का आया, शुभम कितना निकल का आया 40। अब यहाँ पे जो बीजू और लिखाना है, हमें क्या लिखाना है बीजू। तो बीजू दे रखा था, बीजू y मान रखा है, तो y बराबर कितना था 3x माइनस 28 था। तो 40 थी 120, 120 माइनस 28 तो कितना आ जाएगा 92। तो y मतलब बीजू कितना आ गया 92। तो शुभम कितना है 40। ठीक, टोटल सबका योग पूछ रखा है। कावेरी कितनी है शुभम की आदि, तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। और जबकि आमिर कितना है x मतलब 40 मतलब 20 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 30। तो टोटल योग आना है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा 182। इसमें एक पॉइंट और दे रखा था, वो भी सेटिस्फाई करना है कि कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है। तो ये क्या था, ये क्या था कावेरी थी, ये क्या था आमिर था, ये शुभम था, और ये क्या है बीजू है, ये आपका क्या है बीजू। तो कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और जबकि शुभम की आधी है, तो ये भी बात क्लियर है। तो टोटल योग कितना 182। तो आई होप ये समझ आया होगा, नहीं तो मैं दोबारा बताना पड़ेगा लगता है मुझे। तो चले, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चले।
एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। कितना है? 2100 रुपये है। तो उसी राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर जो आर है मेरा 10%। आर कितना? 10% और एन दे रखा है 2 वर्ष। एन कितना है? 2 वर्ष। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना? 2100 रुपये है। तो मुझे SI बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पे मूलधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें मूलधन की नहीं निकालना, तो हमें शॉर्ट तरीके से देखना है। तो यहाँ पे जो दर था, दर को ब्रेक करना है। 10% को मैंने ब्रेक करा, मतलब फ्रैक्शन बनाया, तो 1/10। और जो जितनी वर्ष दे रखा है, तो नीचे का जो हर है उसका स्क्वायर करके मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपये। मूलधन कितना मान लिया? 10 का स्क्वायर करूँगा 100 रुपये। तो मेरा P कितना आ गया? 100 रुपये। अब P पहली वर्ष पे जब मैंने ब्याज लिया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1/10 पर दर से लिया होगा, तो कितना आया होगा? 10 रुपये। दूसरी वर्ष में कितना आया होगा? 10 रुपये। लेकिन दूसरी वर्ष कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 रुपये आया। ठीक। साधारण ब्याज कितना होगा? 10-10 होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 10-10 मतलब 20 होगा। तो SI कितना आया मेरा? SI आया 20। और जबकि CI आ रहा है मेरा 21। CI कितना आ रहा है? 21। ठीक। और वास्तव में CI है कितना? 2100। तो 21 की वैल्यू कितनी आ गई? 2100। कितना आ गया? 2100। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो मेरा SI कितना? 20। तो SI कितना हो जाएगा मेरा? 100 और 20 कितना? 2000। तो इस सवाल में हमें मूलधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मूलधन निकाल के भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा और थोड़ा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो SI आ गया हमारा डायरेक्ट साधारण ब्याज कितना आ गया? 2000 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है ये, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो थोड़ा सा समझना, लॉजिक है। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? मतलब मूलधन तो मान लो 1 से कितनी होगी? दोगुनी, मतलब 2। और टाइम कितना लगा? 10 वर्ष। टाइम कितना लगा? 10 वर्ष। मतलब बारीक सा लॉजिक है इसमें कि 10 वर्ष में सिर्फ जो ब्याज है वो 1 है। 10 वर्ष में सिर्फ ब्याज कितना मिल रहा है? 1। अब वो कह रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो आगे फिर 10 वर्ष बढ़ जाओ, तो 10 वर्ष में फिर 1 ब्याज मिलेगा, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? फिर मूलधन पूरा कितना हो जाएगा? धनराशि कितनी हो जाएगी? 3P। 1 तो थी, अब कितने पहुंच गई? 3 पे पहुंच गई, तो कितनी हो जाएगी? 3P। बस ये छोटा सा लॉजिक था कि 10 वर्ष में सिर्फ 1 बढ़ता है। 10 वर्ष में कितना बढ़ता है? 1। पहली 10 वर्ष में 1 बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। अगली 10 वर्ष में 2 से 1 बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल ये है, एक निश्चित राशि 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसमें PV अननोन है। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा? अब इसमें P अननोन है, मतलब मूलधन अननोन है, मतलब वो ज्ञात नहीं है, तो उसे हम छेड़ना भी नहीं है। तो साधारण ब्याज का अनुपात बताना। तो पहला SI फर्स्ट और SI 2, इनका रेशियो बताना। तो SI फर्स्ट इनमें इसमें गुणा कर दी भाई, दर तो 12% है और समय कितना? 6 वर्ष। और दूसरा है दर 12 है और समय कितना है? 12 वर्ष। तो 12 से 12 कट गया और ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। क्या कर दिया? बहुत शॉर्ट। क्योंकि यहाँ पर तुम फॉर्मूला क्या होता है? SI का ही। तो यहाँ पर P मतलब मूलधन भी होता है और नीचे क्या होता है? 100 होता है। तो ये चीज़ कटती चली जाएंगी, इनका कोई बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि 100 से 100 कटेगा और P से P कटेगा। तो डायरेक्ट जो जो निचोड़ है वो डायरेक्ट मैंने आपको दिया है। मतलब 12 की 6 में गुना कर ली और अनुपात में रख लिया इधर 6 की 12 में गुना कर ली। ठीक, सॉरी 12 की 12 में गुना कर ली, क्योंकि 12 दर है 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए 12 दर से ही। तो कितना? 12 से 12 कट गया और ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो बस डायरेक्ट था इसमें, ना तो तुम्हें P से मतलब ना कुछ, बस फार्मूला बराबर फार्मूला रखना था। फार्मूला बराबर फार्मूला, और फार्मूले में P और 100 तो कॉमन है, वो तो कटेगा ही। तो कितना आ जाएगा इसका रेशो? 1/2। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नमक की दो किस्में T और S, जिनके क्रय मूल्य क्रम से 25 रुपये। T और S कितने रुपए? 25 रुपये है, और एक का है 35 रुपये। एक का 25 रुपये रेट है, एक का 35 रुपये, को 4 और 6 के रूप में मिलाया जाता है। अब इस टोटल को 37 रुपये किलो, मतलब टोटल जो है 37 रुपये, टोटल को मिल के लेता हूँ कुल को 37 के भाव से बेच दिया, तो कुल कितना बैठ जाएगा? 6 2 10। ठीक। तो यहाँ पर ये 25 चौके 100 का, तो ये है मेटल, और ये कितना है?
35 दूनी 70, तो ये 210 का ये है मटेरियल। अब यहाँ पे बिका कितने का है, 350 का, सॉरी 37 से बेच रहा है ना, तो 37 आएगा, 370 का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 370 का। मतलब लागत जो थी आपकी, सीपी तो पड़ा आपका, कॉस्ट प्राइस तो पड़ा आपका 310 रुपये, और एसपी सेलिंग प्राइस दे दिया आपने, कुल कितने में बेच दिया, 370 रुपये में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 60 का। कितने लगाने पर, 310 रुपये लगाने पर गुना 100, तो लाभ प्रतिशत लगाना है। तो लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में जो इसकी वैल्यू आती है कट पिट के कितनी आती है, 19.35% आता है। 19.35%, तो वो किसके लगभग में, 20%, मतलब 20% के लगभग में ये आंसर है। तो चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा और लास्ट सवाल है, तो ये सवाल भी ऑप्शन से ही होगा, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो जैसा सवाल मैंने पीछे कराया था सेम टू सेम ये भी सवाल इसी तरीके से होगा। सैंड्रा और म्यूरी इसमें है, तो पहले क्षमता निकाल लोगे, फिर उसके साथ डायरेक्ट ऑप्शन उठा के करना है। और समझ ना आए तो दोबारा कमेंट कर देना, मैं इसे समझा दूंगा। ठीक, तो दोस्तों मुझे विश्वास है, थोड़ा वीडियो तो आज लंबा हो गया क्योंकि सवाल भी ज़्यादा थे, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए कम समय में ही समझाने की कोशिश की है। और फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और आज मेरी दूसरी मैथ की वीडियो आएगी, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।